स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चतुर्वेदी सुपर हिट टीवन में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति, जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे। प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक का नाम है। यह टॉपिक कक्षा 10 के सोशल साइंस के पार्ट जियोग्राफी का एक लेसन है, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम लोग वन के बारे में पढ़ेंगे और इस वन के अंतर्गत वन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन, और इसके साथ साथ कौन सा वन कहाँ पे पाया जाता है और किस वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये तमाम चीजें इनके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो अपने माइंड को एकाग्रचित करके, यानी कि एक जगह रख करके, स्थिर रख करके, और ये मन में संकल्प हो, दृढ़ हो कि सिर्फ हम इसको पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी और को हमको सिखाना है। ये दृढ़ होना चाहिए। इस दृढ़ता के साथ अगर हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ कि जरूर समझ में आएगा। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। देख पा रहे हो, प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले हम परिभाषा पे चलें कि वन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्त, वन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक वन और दूसरा मानवीय वन। प्राकृतिक वन के बारे में अगर हम देखें, प्राकृतिक वन, जो प्राकृतिक वन होता है, प्राकृतिक वन, प्राकृतिक वन की अगर हम बात करें दोस्त, तो ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकृति के माध्यम से अथवा प्रकृति के द्वारा स्वयं उगते हैं और बढ़ते हैं, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उनके विकास में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, ऐसे वन को हम कहते हैं प्राकृतिक वन। मीन्स व्हाट, कि ऐसे पेड़ पौधे जिनका विकास हो बिना मानव के योगदान के, अर्थात उसमें मानव का कोई योगदान न हो, और कुछ ऐसे वृक्षों का जो समूह होता है, इस समूह को ही हम कहते हैं प्राकृतिक वन। और इसी के दूसरे नंबर पे होता है मानवीय वन। मानवीय वन, मानवीय वन, मानवीय वन किसे कहते हैं? मानवीय वन ऐसा वन जिनके विकास होने में, जिनके बढ़ने में मानव का प्रयास रहता है, मानव का योगदान रहता है, उसे हम कहते हैं मानवीय वन। तो मानवीय वन जैसे हम आसपास में अपने देखते हैं, आसपास में बगीचा वगैरह होता है, वृक्षारोपण हम करते हैं और उस वृक्ष को लगा करके हम उसका देखभाल करते हैं, उसमें जल डालते हैं और वह विकास, जो पौधा होता है, विकास करने लगता है। तो ऐसे कई पौधों का जो समूह बनता है और बड़ा होता है, वृक्ष का रूप धारण करता है, तो उसे हम कहते हैं मानवीय वन। लेकिन दोस्त, हम लोगों को पढ़ना है, टॉपिक है प्राकृतिक वन के बारे में ही पढ़ना है, प्राकृतिक वन के बारे में ही पढ़ना है। और इस प्राकृतिक वन के कुछ प्रकार हैं, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जाने कि प्राकृतिक, ये भारत में जो है, भारत में बहुत सारे रूपों में हम देखने को हमको मिलता है, जो स्थितियां होती हैं, जैसे कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं नदियां, तो ये तमाम, कहीं पश्चिमी घाट, कहीं पूर्वी घाट, ये सब देखने को हमको मिलता है। इतना ही नहीं, कई चीजें ऐसी होती जो विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, जैसे ताप, कहीं 5 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 10 डिग्री सेल्सियस, कहीं 15 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं 200 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे अगर हम देखें तो इस वजह से भारत को भौगोलिक विविधता वाला देश कहा गया, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अब देखें हम कि वन के लिए जरूरी क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम देखें कि वन के लिए जरूरी, वन के लिए, वन के लिए जरूरी क्या होता है, जरूरी। तो सबसे पहले वन के लिए जरूरी देखें तो यहाँ पर निर्भर करता है मुख्यतः वर्षा, ताप, मिट्टी, ऊंचाई, और इसके साथ साथ समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। यानी वर्षा के लिए आवश्यक क्या क्या होता है? तो वर्षा के लिए आवश्यक, वर्षा यानी सॉरी वन के लिए आवश्यक क्या होता है? तो वन के लिए जरूरी होता है वर्षा पर ही डिपेंड करता है, ताप पर, मिट्टी पर, ऊंचाई और समुद्र तट से दूरी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे थोड़ा सा आए तो इसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति के कुछ प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में हम लोग पहला पॉइंट अगर देखें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पहला पॉइंट होगा यहाँ पर कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्थात कि अगर कहा जाए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर मिलता है, तो जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरे नंबर पे अगर देखें दोस्त, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन काफी सघन होते हैं। इसके जो पेड़ पौधों की जो दूरियां होती है काफी कम होती है। क्यों? असघनता की वजह से इनमें सूर्य की रोशनी प्राप्त करने का होड़ मची रहती है, अर्थात इस होड़ की वजह से इस सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं, दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष इसी वन में पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर ज्यादा घनता यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी काफी कम है, इससे सूर्य की जो रोशनी हमको प्राप्त करना होता है इन लोगों को, वो काफी लोगों में कंपटीशन होता है, होड़ मची रहती है, जिससे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े वृक्ष इन्हीं सदाबहार वन में ही पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट पर अगर हम चलें तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बहुत सारे वृक्ष हैं, जैसे यहाँ से देखा जाए महोगनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महोगनी, आबनोस, ताड़ इत्यादि। ये जो यहाँ से इसमें आ जाएगा बांस, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष है। महोगनी, आबनूस, ताड़, एवोनी इसमें भी होता है। ये सब वृक्ष जो है हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे देखें हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भारत के मानचित्र पे आए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में। तो दोस्त देखें यहाँ पर भारत में जो यहाँ पर पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र इसमें जो है सदाबहार वन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यहाँ से गुजरात के कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो ये घाट है, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमी मानसून के माध्यम से सबसे पहले वर्षा इसी तट पे होती है और सबसे अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसकी वजह से सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। यहीं पर जो है 3 घाट मुख्यतः पाए जाते हैं, 3 तट पाए जाते हैं, कोंकण, कन्नड़ और इसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो मालाबार तट। हालांकि इस चीज को हम अगर अभी ये टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति का, इसको इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ से सदाबहार वन के बाद। तो ये ध्यान में रहे कि सदाबहार वन भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और इसके साथ साथ यहाँ पर पश्चिमी घाट क्षेत्र, पश्चिमी घाट। दूसरे नंबर पे चले दोस्त, दूसरा नंबर पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो पर्णपाती में अगर देखा जाए तो पर्णपाती वन की पहली जो खासियत होती है, पहला पॉइंट जो पर्णपाती वन का, इसके जो वृक्ष होते हैं, पर्णपाती वन के जो वृक्ष होते हैं, वह अपने वर्ष में जो एक बार कुल पत्ते जो है गिरा देते हैं, वर्ष में एक बार सारे पत्ते गिरा देते हैं। और दूसरी चीजें होती है, जो पर्णपाती वन होता है, ये जो है 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर पे जहाँ पर वर्षा होती है वहां पर पर्णपाती वन पाया जाता है।
अगर पूछे कि पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहाँ पर पर्णपाती वन पाया जाता है। अब दोस्त इसमें भी पर्णपाती वन में दो प्रकार के वन होते हैं। एक पहला वन जो होता है यहाँ पर, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। देखें यहाँ से जो 70 से लेकर के 120, 70 से 120 शुष्क पर्णपाती वन और 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ होती है, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। फिर से देखें एक बार, यहाँ से पर्णपाती वन दो प्रकार का होता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। यानी कि जहाँ पर वर्षा 70 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है, वो शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, और जहाँ पर 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। अगर यहाँ पर देखें, एक चीज और यहाँ से होता है कि पर्णपाती वन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बृहद क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है। तो भारत के सबसे बृहद क्षेत्रों में पर्णपाती अथवा मानसून वन पाया जाता है। पर्णपाती या उसे मानसून वन कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पर्णपाती वन, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है, ये जितने यहाँ पर एरिया है ये सब लेकर के सब पर्णपाती वन इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र यानी बृहद क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है, तो भारत के बृहद क्षेत्रों में पर्णपाती वन अथवा मानसून वन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर एक एग्जाम्पल देखें, उदाहरण दोस्त पर्णपाती वन का, तो जितने महंगी लकड़ियां हैं वृक्ष के, वो सब पर्णपाती वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे शीशम, सागौन, नीम, महुआ इत्यादि, ये जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये सब पर्णपाती वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आए पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की क्या देखें, अच्छा दोस्त, ये पर्वतीय वन अगर देखें तो यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर के ये जो क्षेत्र यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ये पर्वतीय वन इसी में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो 2400 किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्वतीय वन। अच्छा, जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे से तापमान घटता जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 35 है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 25, फिर ऊपर जाएंगे तो 15, फिर 10, यानी पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे तापमान घटता जाता है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पर, तो जो पर्वतीय वन के वृक्ष हैं उनका आकार भी बदलता जाता है। तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे अनुकूलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा यहाँ पे बहुत जब बर्फ गिरती है तो इनके जो आकार इस तरह से इसलिए होते हैं कि जो बर्फ गिरते हैं ताकि यहाँ से फिसल करके नीचे चला जाए, इस पे लगे ना। और यहीं पे अगर देखा जाए ऊपर बर्फ पर बहुत सारी दो घास पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं लाइकेन मास लाइकेन। पूछा जाता है कि पर्वतीय वन में कुछ घास पाए जाते हैं जिन घास का नाम क्या है, तो उन्हें हम कहते हैं मास लाइकेन। अच्छा, जहाँ पर पर्वतीय, जहाँ पर बर्फ गिरती है उस प्रदेश को क्या कहते हैं, वहां के क्षेत्र को हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर मास लाइकेन। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उदाहरण में अगर देखा जाए, उदाहरण में पर्वतीय वन का बहुत सारे वृक्ष हैं, जैसे चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फर,
ब्लू पाइन, ब्लू पाइन इत्यादि। ये जो पेड़ जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, चीड़, स्प्रूस, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, ये सभी पर्वतीय वन के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। आगे चले दोस्त, मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन की अगर बात करें, मरुस्थलीय वन, तो मरुस्थलीय वन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मरुस्थलीय वन के लिए वर्षा कितनी आवश्यकता होती है, तो 70 सेंटीमीटर से कम। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन में अगर देखा जाए, इसमें भारत के मानचित्र में यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर गुजरात है और राजस्थान, इधर जो है थोड़ा सा पंजाब और यहाँ पे हरियाणा, ये सब जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, यहाँ पर मरुस्थलीय वन पाया जाता है। मरुस्थलीय वन के लिए वर्षा की जो आवश्यकता होती है 70 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, वहां पर मरुस्थलीय वन पाया जाता है। दूसरा इनके लिए जो क्षेत्र है, दूसरा एरिया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इधर से थोड़ा सा एमपी है, यहाँ से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, इधर से देखेंगे थोड़ा सा कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये सब जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पर मरुस्थलीय वन पाया जाता है। मरुस्थलीय वन में अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय वन में कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर मरुस्थलीय वन की, मरुस्थलीय वन की एग्जाम्पल जैसे हम लें नागफनी हो गया, बेर होगा, आंवला होगा, यहाँ से बबूल हुआ, ये सब जो है मरुस्थलीय वन के वृक्ष हैं। अच्छा, मरुस्थलीय वन के जो वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं काफी छोटी और जड़ें लंबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है, यह जो है आपको यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसके साथ साथ यूपीएससी में नहीं बल्कि पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मरुस्थलीय वन के वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं काफी छोटी क्यों होती हैं, तो जल संरक्षण के लिए। इसका आंसर होगा जल संरक्षण के लिए, क्योंकि वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर देखें, यहाँ राजस्थान वगैरह में, वहां पर जल काफी वर्षा कम होती है तो जल वहां पर कम पाए जाते हैं। इसकी वजह से वहां के जो वृक्ष होते हैं उनका जो जड़ होता है वो काफी लंबा और पत्ती छोटी होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अक्सर मोस्टली बताया जाता है कि जहाँ पर मरुस्थलीय वन के जो वृक्ष होते हैं उनमें कांटे लगे होते हैं, तो कांटे से भी अपने भोजन वो बना लेते हैं, जिससे जल का संरक्षण हो, कम जल का जो है जल खर्च हो। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि मरुस्थलीय वन के जो वृक्ष कौन कौन से हैं, तो नागफनी, बेर, आंवला और बबूल इत्यादि सब यहाँ पर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे अगर देखा जाए मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है, तो ऐसा वन जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाए, उसे हम कहते हैं मैंग्रोव वन। डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पे, अगर देखा जाए डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पे है, तो यहाँ से देखा जाए कि जब नदियां समुद्र अथवा सागर में जाकर के मिलती हैं, तो वह जब गिरती हैं समुद्र अथवा सागर में तो हम मिट्टी जमा करते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है, और वहां पर अगर वन कोई पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मैंग्रोव वन। कौन सा वन, मैंग्रोव वन कहते हैं। उससे अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और मिल सकता है कि भारत का सबसे बड़ा वन यहाँ पर डेल्टा कौन सा है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, इसको भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में, और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बना है। और यहाँ पर देखें वृक्ष की अगर बात करें कि मैंग्रोव वन में वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन में अगर देखा जाए तो सुंदरी नामक एक पौधा होता है जो मोस्टली यही पाया जाता है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष ये जो है मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो एक बार यहाँ से हम देखें, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें प्राकृतिक वनस्पति दो प्रकार मुख्यतः होता है। एक यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के निम्न प्रकार यहाँ पर होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और दूसरी चीजें, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो वृक्ष हैं वह अपने
अपने पत्ते वर्ष में एक बार पूर्णतः नहीं गिराते हैं, अर्थात कुछ गिराते हैं कुछ उस पे रहता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से नाम पड़ा है यहाँ सदाबहार वन। दूसरी चीजें, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष होते हैं वह काफी ऊंचे पाए जाते हैं, ऊंचाई उनकी अधिक होती है क्योंकि वो काफी सघन होते हैं और सघन होने की वजह से उनमें सूर्य की रोशनी प्राप्त करने की होड़ मची होती है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी यहाँ हिमालय क्षेत्र और दूसरे नंबर पे यहाँ पश्चिमी घाट। इसके एग्जाम्पल हैं महोगनी, आमूस, ताड़, बांस, एवोनी। दूसरे नंबर पे पर्णपाती वन या इसे मानसूनी वन कहते हैं। पर्णपाती या मानसूनी वन के लिए वर्षा की आवश्यकता अगर देखें तो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वहां पर पर्णपाती या मानसूनी वन पाया जाता है। मानसूनी वन की खासियत होती है वहां के जो वृक्ष होते हैं वह वर्ष में एक बार पूर्णतः अपने पत्ते को गिरा देते हैं। और इसमें जो है देखा जाए कि पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बृहद क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ से पर्णपाती या मानसूनी वन। जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पर्णपाती वन, यहाँ से लेकर के जो एरिया यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखें पश्चिम बंगाल, इधर जो है केरल और यहाँ महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्रफल, ये सब क्या है, पर्णपाती वन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल पर्णपाती वन का, तो शीशम हुआ, सागवान हुआ, यहाँ पर महुआ हुआ, नीम हुआ, ये सब क्या है, ये पर्णपाती वन के उदाहरण है। तीसरे नंबर पे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन को देखें, यहाँ से हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र यहाँ जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट हैं इन्हीं जो है यही हिमालय क्षेत्र हैं। और इसी हिमालय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है ऊंचाई, यहाँ के जो वृक्ष होते हैं ऊंचाई पर डिपेंड होते हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहाँ का तापमान घटता जाता है। इसी की वजह से उनका आकार भी बदल जाता है और आकार कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ के अगर देखें, यहाँ पर जो घास पाए जाते हैं जिनका नाम है मास, लाइकेन, और यहाँ जहाँ पर बर्फ गिरती है उस प्रदेश को कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर देखें चौथे नंबर जो था पर्वतीय वन, यहाँ मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन को हमने बताया, यहाँ पर मरुस्थलीय वन के जो वृक्ष होते हैं उनके जो जड़ें होती है काफी लंबी और पत्तियां छोटी होती हैं। और यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी में ही नहीं बल्कि पीसीएस प्री में भी पूछा गया था कि मरुस्थलीय वन के जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां क्यों काफी छोटी होती हैं, उनकी पत्तियां क्यों काफी जो है छोटी होती हैं। तो इसका आंसर होगा जल संरक्षण के लिए, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते हैं वर्षा कम होती है इसलिए जल का अभाव होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां काफी छोटी होती हैं। और कभी कभी मोस्टली ये देखा जाता है उसमें जो है एक कांटे होते हैं, तो कांटों के माध्यम से भी वो भोजन बना लेते हैं। और यहाँ मरुस्थलीय अगर देखा जाए भारत के मानचित्र में कि मरुस्थलीय वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो यहाँ गुजरात, राजस्थान और यहाँ थोड़ा सा पंजाब और इधर हरियाणा, ये इधर हुआ। और छोटा यहाँ पर देखें तो महाराष्ट्र और इधर एमपी, कर्नाटक और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में जो है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। लास्ट हुआ मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में हमने बताया कि ऐसा वन जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्थात जब नदियां चलती हैं तो वह समुद्र अथवा सागर में जब मिलने जाती हैं तो मुहाना पर जो है मिट्टी जमा करती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। और आप जानते हैं भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं इस डेल्टाई क्षेत्रों में उसे कहते हैं मैंग्रोव वन। इसका मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट एक ही वृक्ष देखने को मिलता है, सुंदरी नामक पौधा जो मिलता है इसमें, सुंदरी नामक वृक्ष डेल्टाई क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक चीज है वन नील 1988। अगर देखा जाए
तो बहुत सारी पॉलिसी, स्वतंत्रता के पहले बहुत सारी पॉलिसी बन रही थी और मोस्टली जो न्यू में आज के तहत में बना है 1988 के तहत ये एक लक्ष्य रखा गया है कि भारत में जो है 33% भूभाग पर जो है वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो 24.39% वन है इस समय। तो यहाँ पर देखा जाए, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में पूरे क्षेत्र में यहाँ पर 1988 के तहत वन नीति के तहत कितने परसेंट भूभाग पर वन होना चाहिए, तो 33%। लेकिन वर्तमान में कितने परसेंट पर भूभाग पर यहाँ पर वन है, तो देखा जाए तो 24.39% है, यानी 24.39%। एक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में, तो होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो वो है मिजोरम। तो ये चीजें हुई। यहाँ पर दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जो यहाँ पर 33% यानी भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर यहाँ पर वन होना चाहिए, तो 33%। और वर्तमान में कितने परसेंट हैं, तो 24.39%। और दूसरे नंबर भारत में सबसे अधिक किस स्टेट में जो है वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मिजोरम में। आगे चलते हैं। इस वनों पर आधारित अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 पॉइंट और होता है। एक होता है, पहला पॉइंट जो होता है, थोड़ा सा इसको आरक्षित वन और संरक्षित वन, ये 2 पॉइंट हैं। आरक्षित वन क्या होता है और संरक्षित वन क्या था। बेसिकली इसमें अंतर क्या होता है। जो आरक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। नियंत्रण तो इस पर भी होता है, लेकिन इस आरक्षित वन पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें मानव का प्रवेश वर्जित होता है पूर्णतः, अर्थात इस वन में कोई मानव अगर जाना चाहे तो वहां पर वर्जित होता है, इसमें हम जा नहीं सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि संरक्षित वन में इस पर भी सरकार का ही नियंत्रण होता है, लेकिन इसमें मानव का प्रवेश जो है, इसमें प्रवेश कर सकता है मानव, अर्थात वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं लकड़ी के लिए और पशु मतलब चराने के लिए उनको इजाजत दी जाती है। तो बेसिकली अंतर यही है आरक्षित वन और संरक्षित वन में। आरक्षित वन में जो है मानव का प्रवेश वर्जित है और संरक्षित वन में मानव का प्रवेश है लेकिन बिना किसी नुकसान के, अर्थात उसमें अगर जाए वो लकड़ी काटने के लिए या पशु चराने के लिए तो कोई नुकसान न करें। तो बेसिकली यही दोनों अंतर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आगे एक और क्वेश्चन पूछता है कि वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो कुछ उद्योग हैं जो वनों पर आधारित हैं, जैसे माचिस उद्योग, कागज उद्योग, तारफीन, तेल उद्योग। ये जो उद्योग हैं ये जो है वनों पर आधारित है। ये मोस्टली कई बार पूछे गए हैं कि वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो कागज उद्योग, माचिस उद्योग, तारफीन, तेल उद्योग। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ जो है हम आप लोगों से कुछ पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहेंगे। देखिए, इसी के साथ साथ मैं कुछ पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूंगा और आपको जो है इस दृढ़ से पढ़ें, इस संकल्प से पढ़ें कि जो है हमें किसी और को सिखाना है, पढ़ाना है। तो देखते हैं जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन कोच से जरूर रंग लाएंगी और उस रोज बैठेंगे हम ऐश और आराम से कमरे में, कामयाबी बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाएगी। तो आज इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।